हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट का मैथ्स का सितंबर 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा है। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा है। एक शिक्षिका के रूप में आप शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिए हैं। पहले, स्तंभ विधि से अभ्यास कराने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखेंगी। गिनतारा का मतलब होता है अबेकस बोलते हैं इसे। ठीक है, अबेकस में जब बच्चा मतलब कोई भी है उस पर लगा लेगा, उसे देख लेगा कितना है, ये 4 हैं और यहाँ पे ये 3, ऐसे लगा लेगा तो उसे समझ में आ जाएगा ये 43 या 43, इसे बोलते हैं। ठीक है, 4 इकाई 3 दहाई था, तो 4 इकाई मतलब इकाई में 4 होंगे और दहाई में 3 होंगे। तो यहाँ से आप वो लिखेगा क्या, 4 इकाई हो जाएगा और 3 दहाई 34 लिखने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये आपका एक सही हो सकता है। पर आगे देखते हैं, उन्हें बताएंगे कि ये गलत है, फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, इसे क्या गलतियां आप बताएंगे कि ये गलत है, फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने को कहेंगे, तो ये तो रटने वाली प्रणाली हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो जाएगा। फिर आगे क्या है, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। स्तंभों में लिखना बताएंगी तो इन सब में क्या होगा आपका, ये भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा ना, ये ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे अच्छा आपका यही होगा, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। बच्चों में अबेकस, जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले उसे अबेकस ही सिखाया जाता है गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आपका 31 का ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। देखिए प्रतिचित्रण की बात हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है। देखिए पहली बात तो क्या आ गई, अनुपातिक प्राइमरी में आपके अनुपात नाम की अभी कोई चीज़ नहीं है। फिर भी देखते हैं क्या है ऑप्शन आगे, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ठीक है, ये तो देखिए एकदम ठीक ठाक तरीके से आ गया है आपके पास आगे। फिर भी देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 क्या है, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। प्रतिचित्रण से, ठीक है, समाकलन किया जा सकता है, ये बात क्या है, बात सही है। तीसरा क्या है, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। हाँ, ये भी बात आपकी सही है। और प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है। अनुपात है नहीं प्राथमिक विद्यालय में, लेकिन क्या है बात ये सही है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है। गलत क्या दिया हुआ है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या, कौन सा सत्य नहीं है पूछा है, तो उसने गलत ही तो पूछा है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, ये चीज़ क्या है, गलत है। रियलिटी में क्या होगा, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग है। ठीक है, लेकिन इसने नहीं पूछा है, गलत पूछा है, तो आपका 32 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है। मतलब कक्षा 1 से 5 तक का कौन सा आपका क्लास में नहीं है। तो पहला क्या है, कोण। देखिए सबसे अच्छी चीज़ बात, सबसे पहला ही ऑप्शन आपका सही है, कोण। प्राथमिक विद्यालय में कोण नहीं बताए जाते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा आगे भी देख लेते हैं क्या है, सममिति, सिमेट्री। मतलब जैसे क्या है, अगर एक आकृति आपने ऐसी बताई है तो इसी से रिलेट करके आप दूसरी बताएंगे। सममिति का मतलब होता है सिमेट्री, एक ही जैसे दिखने वाले। ठीक है, अगला क्या है, चौपड़। चौपड़ मतलब आप कुछ नहीं ऐसे ही मान सकते हो कि स्क्वायर बॉक्स टाइप के, टाइल्स टाइप के। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला क्या होगा, प्रतिरूप, पैटर्न। पैटर्न मतलब अगर आप क्या, जैसे मान लीजिए आपने एक आयत बताया, अब आप समांतर चतुर्भुज बता सकते हैं। फिर उसके बाद इसी से अब जैसे वर्ग बताया तो समचतुर्भुज बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये तो होगा। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत क्या है, ये प्राथमिक विद्यालय में कोण नहीं होता है। ठीक है, कोण के बारे में जानकारी नहीं बताई जाती है, इसलिए इसमें क्या दिया हुआ है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से प्राथमिक स्तर पर कोण संबंधित नहीं है, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 34, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। नंबर 1, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्तियों को विकसित करने में, सही है।
गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। प्रतिदिन के विचार मतलब क्या है, जैसे आपने जोड़ा, अगर मेरे पास, जैसे बच्चे क्या जोड़ते हैं, 2 टॉफ़ी मेरे पास थी, 3 अगर किसी और ने दे दी तो मेरे पास कितनी हो गई, 5। तो इसका मतलब क्या होगा, गणित के प्रतिदिन विचारों को गणित से स्थापित या संबंध बनाना। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है गणित को आनंददायक बनाने में। आनंददायक मतलब वो बोरिंग ना लगे आपको, आप आसानी से खेल खेल में सीख जाएं। हाँ तो सही है, खेल विधि और पहेलियाँ मदद यही है। डी क्या है, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। समस्या समाधान के कौशल का मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है तो उससे क्या है, आप अगर सॉल्व करेंगे तो उसका आपके पास कौशल होगा, और ये प्रोत्साहित करने के लिए सब बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। ठीक है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है ए बी सी डी। तो देखिए चारों ऑप्शन हमने सही बताए आपको, तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन पहला ही इसका सही होगा। ठीक है, गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, और समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। इसलिए ए बी सी डी चारों सही होंगे। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। ठीक है, आयत और समांतर चतुर्भुज। देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस आयत में क्या होता है 90 अंश के कोण होते हैं, और समांतर चतुर्भुज में 90 अंश के कोण नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी इसकी ये भी दोनों बराबर, इसकी ये बराबर, इसकी ये बराबर, और इसकी ये बराबर। ठीक है, देखिए क्या है आगे, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक होता है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने के लिए किस प्रकार की सहायता ले सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान हो, ये बताने के लिए उसे सबसे ज़्यादा क्या उपयोगी होगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया पैमाने के प्रयोग से। पैमाने का प्रयोग आप प्राथमिक विद्यालय में सही से बच्चे नहीं यूज़ कर सकते हैं पैमाने का प्रयोग। ठीक है, जैसे ये 5 था, ये 8 था। ठीक है, आगे क्या है, तो आपका पहला इसमें नहीं होगा। दूसरा क्या है, जियो बोर्ड के प्रयोग से। जियो बोर्ड का आप क्षेत्रफल बराबर करने में कोई आप बता नहीं सकते जियो बोर्ड से। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 भी गलत हो जाएगा। तीसरा है आलेख मतलब ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के प्रयोग से सबसे अच्छा सुटेबल आंसर क्या होता है, आप ग्राफ पेपर ऐसे लेंगे, उसमें सारे बॉक्स भी कटे होते हैं, तो आप उसमें एक में आयत बना के दिखा देंगे और एक में समांतर चतुर्भुज बना के दिखा देंगे, और फिर उनके बॉक्स गिनवा देंगे, देखिए ये कितने बॉक्स हैं और ये कितने बॉक्स हैं, ये कितने बॉक्स हैं और ये कितने बॉक्स हैं, तो इसमें भी चारों में बराबर आएंगे। इससे आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। लेकिन आगे देखते हैं, कागज मोड़ने के प्रयोग से चौथा है, तो चौथा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 3 ग्राफ पेपर के प्रयोग से आप आसानी से दोनों के क्षेत्रफल को बराबर बता सकते हैं। ठीक है, अगर क्षेत्रफल बराबर बताने की बात आती है तो आप ग्राफ पेपर पे ही यूज़ करके आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 3 सही होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है आपको ये बताया गया। ठीक है, पहला देखिए क्या है, गणित को बच्चों की ज़िंदगी के अनुभव का भाग बनाना। ठीक है, उसने देखिए नहीं पूछा है। ठीक है, गलत पूछा है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने की कौशल को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये भी देखिए अभी तक का सही था और ये भी सही था। अगला क्या है, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तर्क संगत, देखिए हमने आपको बताया था प्राइमरी विद्यालय में तर्क संगत चीज़ें बच्चों को कम आती हैं। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन चौथा देखते क्या है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हम रट के नहीं चल सकते कि तर्कसंगत विचारों को हम नहीं मना करेंगे। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 से ज़्यादा 4 देखिए गलत है। 4 में क्या कहा है, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। अब हम प्राइमरी क्लास के बच्चे को बता दें, आप जरा यहाँ पे जैसे कोई भी चीज़ मान लो हमने उसको साइन थीटा बता दिया, साइन थीटा, उसको साइन थीटा बताने से क्या होगा, या कोई भी ऐसा क्लास फिफ्थ तक के बच्चे को अगर हम 7th की कोई चीज़ बताएं तो उससे बताने से क्या होगा, उसका स्तर जो है काफ़ी उच्च हो जाएगा। और अमूर्त मतलब जो उसे पता ही नहीं है उसको क्या बताएंगे उसको बता के। ठीक है, पढ़ाई की तैयारी कराना। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 ना हो कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, और इन दोनों को देखते ये तो काफ़ी तक सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी हम नहीं कराते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है,
29,503 में 5 का स्थानीय मान, तो पहले 29,503 में 5 का स्थानीय मान तो आप निकाल लीजिए। 29,503 29,503 में 5 का स्थानीय मान आप निकालेंगे तो क्या होगा, 5 गुणे 100 बराबर 500 आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्या है, 32,071 में 7 के अंकित मान। 7 का अंकित मान, देखिए किसी भी, हमने बताया था आपको, अगर किसी भी संख्या में अंकित मान पूछ रहा है तो इसका मतलब जो दिख रहा है बस वही, तो अंकित मान क्या होगा, 7 ही होगा। और के अंकित मान का अंतर पूछ रहा है तो सबसे सिंपल है, 500 इसका क्या आया था, आपका स्थानीय मान आया था, 7 इसका अंकित मान था, दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 और ये 493 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। देखिए तो 37 का क्या है, ऑप्शन नंबर 1 493 होगा इसका आंसर, ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहा है उसने, 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दाई। तो हमने कहा था अगर जब कुछ भी नहीं तो आप उसे x मान लीजिए इमीडिएटली, x दाई, तब रिक्त स्थान मतलब x की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। तो आप सबसे अच्छा पहले से लिख लेंगे। देखिए 30,028 बराबर, देखिए 28 इकाई, इसे मैथ में लिखेंगे 28 इकाई मतलब क्या होगा, 28 गुणे 1 प्लस 28,000 तो मतलब 28 गुणे 1,000 हो गया, 28 गुणे 1000 हो गया, प्लस x इकाई, x गुणे 1। ठीक है, x इकाई का मतलब क्या होगा, x गुणे 1 ही तो होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 30,028 ये था, 28 इकाई मतलब 28 गुणा 1 तो 28 ही होगा, प्लस 28 गुणे 1000 मतलब 28,000 हो जाएगा ये, और प्लस देखिए सॉरी x दहाई था, x इकाई नहीं है, तो x दहाई का मतलब क्या होगा, x गुणे 10 होगा। दहाई में 2 अंक होते हैं इसलिए हम क्या करेंगे, इसे x गुणे 10 करेंगे। अब देखिए क्या ये क्या हो गया, 10x हो गया। ये देखिए 30,028 बराबर 28,000 प्लस 28 कितना हो जाएगा, 28,028 प्लस 10x, ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 30,028 और माइनस 28,028 माइनस कर लीजिए, और ये बराबर किसके होगा, यहाँ 10x था, 8 में से 8 जीरो, 2 में से 2 गया जीरो, जीरो जीरो था ही, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ 2 में से 2 बचा तो 0। ठीक है, बराबर किसके था ये, 10x का था। तो 10x बराबर 2000 के है। ये देखिए 10 गुणे में x के साथ नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2000 बटे 10 हो जाएगा, इससे उड़ा देंगे। देखिए आंसर क्या आएगा आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 200 आई है। तो क्या होगा, अब रिक्त स्थान पे हमने x माना था ना, ये x की तो वैल्यू है, और क्वेश्चन में पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी या रिक्त स्थान की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर 4 देखिए 200 दी हुई है, इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आप समझ गए होंगे, बस उसने जैसे बोला है आप इसे गणित की भाषा में तोड़ लेंगे और फिर सॉल्व करके आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में है, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर, इतना क्वेश्चन आप पहले देखिए। ठीक है, भाग देने पर प्राप्त शेषफल, जो उसमें शेषफल बचेगा वो शेषफल, और फिर आगे को शेषफल, यहाँ से क्वेश्चन इसका दूसरा है, आगे क्या है, 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो गए, से भाग दिया जाता है। पहले क्वेश्चन आप समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। उसने क्या किया, जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को इतना। ठीक है, ये दूसरा था, इसने कॉमा नहीं लगाया है, लेकिन आप समझिए ये एक क्वेश्चन आधा खत्म हो गया है। अब दूसरा क्या है, 90,909 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, इतना क्वेश्चन दूसरा हो गया, से भाग दिया जाता है तब। तो कहने का मतलब पहले आप इसका भाग कराएंगे, ठीक है, 108 का जो शेषफल आता है वो, और इसका भाग कराएंगे जो शेषफल आता है वो, और फिर उसका भी भाग निकालेंगे हम, तब इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए हम आपको करा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 108 का भाग कराते हैं 80,808 में। ठीक है, 80,808 में हमने इसका पहले भाग कराया। तो देखिए पहली 808 है, तो अगर हम 8 बार करेंगे तो 800 तो हो जाएगा, पर 8 8 64 हो जाएगा, इसलिए 8 बार नहीं, हम कितनी बार जाएंगे, 7 बार ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 8 56, 7 एकम 7, 756 आ जाएगा। 8 में से 6 गया 2, यहाँ 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 7 में से 7 चला जाएगा तो 0। अगला क्या उतारेंगे हम, 0 उतारा हमने। ठीक है, अब 520 है तो 1 पंचे 5 तो जाएगा, 500 आ जाएगा, लेकिन 8 है तो हम किससे किस्ती वाले जाएंगे, 4 बार ही ले जाएंगे। ठीक है, 4 8 32 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 32 का 2, यहाँ से 3 आएगी, 0 है तो 3 आ जाएगा, 4 एकम 4, 432 हो गया। 10 में से 2 गया
8, यहाँ पे 1 बचा तो 11 हो गया। 11 से जब आप 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 8 ही तो बचेगा। यहाँ देखिए 10 में से लिया था तो ये 11 बचा है। 11 में से 3 माइनस किया 8 और ये खत्म हो चुका है पूरा। अब क्या आ जाएगा आपका? अब आ जाएगा आपका 888 आ जाएगा, ठीक है, 888, ठीक। अब आगे देखेंगे क्या होगा। अब 8 बार लेके जाएंगे तो 8 8 64, अब आराम से 8 बार चला जाएगा, ठीक है। देखिए 8 8 64 की 4 और 6 यहाँ से लगा तो 6 इसमें आ गया, 8 एकम 8 आ गया। 8 में से 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 में से 6 आएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे तो कुछ बचा नहीं, तो इसका शेषफल कितना बचा है? ये शेषफल है इसका, शेषफल 24, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पहला अवयव हुआ है। अब दूसरा क्या बोला है? 109 से भाग देना है। अगला 109 का भाग देना है आपको 90,909 में, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं करा के। अब 109 से देंगे तो 9 बार तो जाएगा नहीं है, 8 बार ही जाएगा। 8 ने 72, 2 7 ऐसे आ जाएगा, 8 एकम 8। 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 7 गया 3, काम खत्म हो गया उसका, वहाँ 0 बचा, फिर एक 0 उतार लिया आपने। अब देखो आराम से इसे 3 बार लेके जाया जा सकता है। 3 बार ले लिया, 3 में 27, 7, 2 इधर आ गया, 3 एक का 3, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचा? 6, 6 में से 2 गया 4 बचेगा। अब आ गया क्या आपका? 9 आ गया है। आप 4 बार लेके जा सकते हैं, 9 चौको 36, हाँ आराम से 4 बार चला जाएगा। तो 4 और ले लीजिए, क्या हो गया? 9 4 में 36 की 6, 3 हासिल, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 4 एकम 4 यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या होगा? 9 में से 6 चला गया, कितना बचा? 3, और बाकी तो सब खत्म ही हो गया। तो देखिए कितना बचा है। इसका शेषफल कितना आया? दूसरे वाले का शेषफल आया आपका 3 आया है। देखिए पहले का शेषफल आ गया है, शेषफल को फिर दूसरे के भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है। तो अब क्या करना है आपको? इस 3 का आपसे 24 का भी भाग कराना है। देखिए यही बोला है उसने, भागफल से भाग दिया जाता है। इसका जो आया शेषफल और इसका जो आया शेषफल, इससे भाग देते तो क्या आएगा? देखिए 3 8 24 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका ये 8 होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 4, 8 उत्तर सही होगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कहा है, बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले भी। देखिए क्या है, 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे x। तब रिक्त स्थान पर क्या होगा? हमने कहा था आप रिक्त स्थान पर तुरंत आप x मान लीजिएगा, जो भी वो कहे या खाली स्थान जो उसने दिया है आप उसमें क्या करेंगे? x मान लेंगे। तो जब आपने x मान लिया, अब कुछ नहीं करना है। आप देखिए 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे x। देखिए दोनों गुणे में थे, ये नीचे आ जाएंगे। तो 603 गुणे 28 बटे 63 गुणे 4 बराबर सीधे x की वैल्यू आएगी इससे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, 7 चौको 28 और 7 निम 63, काट लिया। अब आगे देखिए क्या होगा, 4 से और 9 से कुछ बचा क्या? 7 चौको 28 होगा ना, यहाँ पे 4 होगा। 7 चौको 28, 7 निम 63, 4 से ये भी उड़ गया। तो बचा कितना है अभी आपके पास? 603 बटे 9 बचा x की वैल्यू निकालनी। तो 9 का भाग देख लीजिए अब इसमें, 9 है और फिर 60 है, तो 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45 और 9 छक्का 54, कितना बचा? 6 थी और 9 सत्ते 63, ठीक है। तो कितना आया आंसर आपका? देखो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका x की वैल्यू कितनी आ रही है? 67 आ रही है आपकी वैल्यू। देखिए ऑप्शन नंबर 1 पर लिखी हुई है, इसलिए 40 का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1 67 सही होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 हम आपको बता चुके हैं अपनी पहली क्लास में, ठीक है, लेकिन हम आपको फिर से आज बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है 200 और 400 के बीच में, ठीक है, 200 से 400 के बीच में 30, 45, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। सबसे पहली चीज़ हमने आपको बताई थी, कंफ्यूज नहीं होता। सबसे छोटा सार्वगुणज, सार्वगुणज का मतलब क्या होता है? लासा होता है सार्वगुणज का मतलब, ठीक है। सबसे छोटा सार्वगुणज लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक किसे बोलते हैं? लासा। कहने का मतलब वो नंबर सबसे छोटा जो इन तीनों में एक ही जो हो, मतलब कॉमन हो इन तीनों में, आप ऐसे समझ लो, या ऐसा एक नंबर आप मान लो जिससे ये तीनों डिविजिबल हो जाए, ठीक है। लासा मान लो आप सीधे सीधे। सार्वगुणज का मतलब क्या होगा? लासा होगा, ठीक है। फिर आगे क्या दिया? 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। जब आपसे गुणनखंड की बात कर ले तो आप मासा, और जब गुणज बोले तो लासा,
ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब सार गुणज का मतलब लासा बोल रहा है और सार गुणनखंड का मतलब मासा। आप क्वेश्चन फिर से देखिए, 30, 45 तथा 60 का सबसे छोटा मतलब यह सबसे लासा और भाग 15, 24 और 45 का मासा बराबर होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 30, 45, 60 का लासा क्या होगा। ठीक है, तो 30, अब क्या है 45 और 60 इनका निकालते हैं लासा। 2 से निकाला तो ये 15 बार जाएगा, ये 45, ये 30 बार। फिर 2 से निकालेंगे, ये 15 ऐसा ही रहेगा, ये 45 ऐसा ही रहेगा, ये 15 हो जाएगा। अब 3 से 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 से फिर भी जाएगा अभी, तो 5 ऐसे ही रहेगा, 3 पचे 15 और 5 ऐसे ही। फिर 5 से चला जाएगा आगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, देखिए क्या है लासा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, कितना आया, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 पंचे 60 करा लिया हमने, 60 गुणे 3 हुआ तो 6 का कितना आ गया, 180 आया। ठीक है, आपका लासा देखिए 180 आ गया, एकदम सही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, 200 से और 400 के बीच में होना चाहिए, तो 200 से 400 के बीच में तो ये नहीं है। तो क्या होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसमें क्या करोगे, इसका मतलब जैसे 18 था तो उसे दोगुना कर दोगे या 180 को दोगुना कर लोगे। और 0 2 8 16, 6 से लगाए 2 कम 2 1 3, तो क्या होगा आपका लासा 360 होगा। मतलब जैसे आपका लासा निकला 180, अब इसका जो भी आप गुणनखंड निकालते चले जाओगे, मतलब गुणज 18 का पाड़ा पूरा पढ़ डालिए 0 लगा के, कहने का मतलब 180 का पाड़ा पूरा पढ़ डालेंगे, इसमें जो नंबर आएंगे आपके पास में वो सारे 30, 45, 60 से डिविजल होंगे। और हमने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि हमें 200 से 400 के बीच का चाहिए, इसलिए हमने निकाल लिया 360। ठीक है, अब क्या है अगला, अब 15, 24 तथा 45 का सार गुणनखंड पूछ रहा है। अब सार गुणनखंड मतलब मासा, तो आप 15 से 24 का मासा निकालेंगे पहले। 15 एकम 15, यहाँ पे हो गया 14, 14 में 5 गया 9, यहाँ खत्म हो गया पूरा, 15 आ गया, 9 एकम 9 आ गया, कितना बचा 6, 6 से 9 आ गया तो 6 एकम 6, फिर आ जाएगा 3 और फिर 6 आ गया, तो 3 दूनी 6, ये खत्म हो गया। लेकिन अभी एक नंबर आपके पास और है, 45 दिया है, तो 3 से आप फिर से भाग देंगे 45 से, तो 3 एकम 3 1 और 3 पचे 15। ठीक है, देखिए 3 से भी पूरा पूरा भाग चला गया, तो आपका मासा क्या होगा, सबसे छोटा मासा आपका क्या होगा, 3 होगा इसका मासा, और लासा आप निकाल चुके 360। अब इसने क्या कहा था, इन दोनों का भाग ही तो कराना है, अब भाग करा दीजिए। 360 ये ऊपर मासा आया था और नीचे लासा आपका आया 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या है आंसर आपका 120 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, ये हमने दोबारा बताया है, अपनी पहली क्लास में भी हम आपको ये बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर 4 120 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 42 का कहता है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे, 100 का आधा मतलब 50, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। तो सबसे पहले आप देखिए उसने क्या कहा था, 100 का आधा आप करोगे तो कितना आएगा, 50 ही तो आता है। ठीक है, 50 तो आया, वो बात ठीक है, लेकिन उसने आगे और क्या, 4 दहाई, 4 दहाई का मतलब होता है 40 और 5 दहाई मतलब 50। कहने का मतलब संख्या जो है वो 40 और 50 के बीच में है, क्योंकि उसने कहा है 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। ठीक है, यहाँ है कोई संख्या, हम मान लेते हैं संख्या कुछ पता नहीं है मैं, इसलिए हमने संख्या क्या मान ली है, x मान ली है। ठीक है, हमें नहीं पता था से। और फिर आगे क्या है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। देखो अब संख्या थी, मान लो संख्या ऐसे लिखी जाएगी, 2 अंकों की संख्या है तो, ठीक है 2 अंकों की संख्या थी, आपने मान ली 40 और 50 के बीच में है। लेकिन अभी उसने क्या एक और आपको छोटी सी हिंट दी है कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 1 कम है, दहाई के अंक से 1 कम है। अगर आप क्या मानो, हम मान लेते हैं इकाई का अंक x मान लिया हमने। ठीक है, इकाई का अंक क्या माना हमने x, क्योंकि कहा था इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 1 कम है, 1 कम हमने, तो अब दहाई का अंक कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए आप ध्यान से क्या बोला है, इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, दहाई के अंक से 1 कम है, तो आप ये तो ऐसे मान लो। और दूसरा ऑप्शन और होता, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप इसे ऐसे मान सकते हैं, इसने क्या कहा है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो आप दहाई का x मान लेना और इसे x - 1 मान लेना। आप तो समझ जाएंगे ना, चाहे आप ये मान लीजिए दहाई इकाई मान लीजिए, उसमें 1 बढ़ा दीजिए, देखिए अभी भी 1 का अंतर है, और या तो आप दहाई का x मान लीजिए, इसमें 1 घटा दीजिए, दो में से आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों और दोनों से आंसर आएगा। ठीक है, आप चलते हैं आगे, हमने संख्या तो मान ली, देखिए संख्या या तो ये लोगे या तो ये लोगे, दोनों में, दोनों एक साथ नहीं लेनी है मैं। ठीक है, हमने बताया मानने का तरीका, या तो आप ऐसे मान लो समझ में आ रहा हो, या आप ऐसे मान लो, दोनों से आंसर आता है। अब देखिए आगे क्या है, यदि संख्याओं में अंकों का योग दे दिया है 7, सबसे अच्छी चीज़ यही दे दी है 7। हम देखिए दोनों से करके दिखा देते हैं आपको। सबसे पहला ये था, तो इसने क्या, देखिए हमने इकाई का अंक ये माना और प्लस दहाई का अंक ये, देखो ये तो कहा उसने अंकों का योग, तो दहाई प्लस इकाई बराबर 7 दिए। तो देखो x 2x + 1 बराबर
7। 2x बराबर 7 माइनस 1, तो 2x बराबर 6। x बराबर कितना आ जाएगा 6, 2 गुणन था, भाग में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। x बराबर 3 आ गया। देखिए अब हम इससे एक बार लगा दिखा देते हैं आपको। इसमें क्या होगा, x प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 7, तो 2x माइनस 1 बराबर 7। 2x बराबर -1 था, इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2x बराबर 7 1 प्लस 8 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा 8/2 होगा, क्या 8/2, ये 4 होगा। देखिए अब आप ध्यान से, आप क्या गलती, कोई गलती मिल रही है क्या आपको? देखिए ध्यान से, अब आपने यहाँ पे गलती की है या यहाँ पे गलती की? हमने तो बोला तो दोनों से आंसर एकदम सेम आएगा, तो फिर देखिए आपने गलती कहाँ पे की है। मिली आपको कोई गलती? देखिए आपके मन में बहुत डाउट आ रहा होगा कि इससे आंसर अलग आ रहा है, इससे आंसर अलग आ रहा है आपका। देखो ध्यान से, इसमें तो 3 आ रहा है, इसमें तो 4 आ रहा है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। डरने वाली क्या बात नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहली बात क्या थी, आपने इसमें क्या किया था, इसमें x की वैल्यू क्या मानी थी आपने? आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या हमने इकाई क्या माना था, ये था, और दहाई क्या था, x + 1 था। तो इसमें ये वैल्यू किसकी निकली है, ये इकाई की वैल्यू निकली है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या था, इसमें क्या होगा, देखो आपने जो आपकी x की वैल्यू निकली, इसमें x आपने क्या माना है, इसमें आपने x दहाई माना है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, इसमें ये x की वैल्यू निकली है इकाई, और इसमें ये x की वैल्यू निकली है दहाई की। अगर आप इससे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इकाई 3 था, एक ज़्यादा है, तो इससे क्या नंबर आएगा, दहाई, 43 आ जाएगा। और इसमें दहाई का ही 43 है, और एक कम है, तो ये भी तो 43 ही आ रहा है। देखो आप ध्यान से, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं है दोनों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप यहाँ सॉल्व करें चाहे आप यहाँ से सॉल्व करें, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। आप यहाँ जाके एक बार जरूर अटक गए, आपने जैसे देखा कि यहाँ पे 3 था और यहाँ पे क्या था 4 था, लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये इकाई का अंक है और ये क्या है, दहाई का अंक है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन हमारा हो गया, नंबर आ गया मेरे पास, और तो अंकों का गुणनफल पूछ रहा है। अब अंकों का गुणनफल आप चाहे 43 करो, 4 × 3 करो, तो अभी आपका 12 आ रहा है, और यहाँ से 4 × 3 या 3 × 4 कुछ भी करो, नंबर तो वही है लमसम, ठीक है, लमसम क्या वही नंबर ही है, ठीक है, 12। तो देखिए क्या आया, अंकों का गुणनफल कितना आया, 4 × 3 = 12, क्योंकि नंबर क्या है आपका 43, और देखिए 40 और 50 के बीच का भी है, तो क्या होगा 43 मतलब 4 × 3 = 12, तो आपका आंसर अंकों का गुणनफल कितना होगा 2, देख दिया 42 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या है 12, यही आपका सही होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर अच्छा आएगा, सही आएगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर अगले में क्या कहा गया है, 43 नंबर, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। तो सबसे पहले लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लेते हैं हम लोग। 360 विद्यार्थी हैं, उसमें से 2/3 लड़कियां हैं, तो देखिए लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 2/3 मतलब 2/3, तो 360 का 2/3 कितना होगा, 360 का 2/3, 3 × 3 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 मतलब 240 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 240 कौन है, लड़कियां आ गई 240, और क्या पूछा, शेष लड़के हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो 360 टोटल थे, 240 लड़कियां थी, माइनस कर दीजिए, 6 में 4 गया 2, 120, ये क्या हैं, लड़के हैं, ठीक है। इतना निकल आया आपका, 360 विद्यार्थी थे, 2/3 लड़कियां निकल आई हैं, और 1/3 बचा, तो वो लड़के जो भी था नंबर निकाल लिया हमने। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। अब देखिए लड़कों की संख्या कितनी है आपकी, लड़कों की संख्या आपने निकाली है 120, और इनका 3/4, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, 3/4 मतलब 3/4, 3/4 खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ी कितने हो गए आप देखो, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 90 क्या है, ये खिलाड़ी हैं। उसने कहा है ना, जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो 3/4 निकाल दिया हमने, मतलब 90 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या पूछ रहा है, जो खिलाड़ी नहीं है। देखिए टोटल कितने थे आपके पास लड़के, 120 लड़के थे टोटल आपके पास, उसमें से 90 खिलाड़ी हैं, तो 90 माइनस कर दो, कितने बचे, 30 ही तो बचेंगे। तो 30 लड़के वो हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप। 90 लड़के खिलाड़ी थे, टोटल 120 थे, दोनों को माइनस कर दिया, तो कितने हैं जो खिलाड़ी नहीं हैं, खिलाड़ी नहीं है वो कितने हैं, ऑप्शन नंबर 3, 30 लड़के ऐसे हैं जो उन लड़कों में से खिलाड़ी नहीं हैं। 3/4 खिलाड़ी, अगर वो खिलाड़ी की संख्या पूछता तो खिलाड़ी 90 है, और खिलाड़ी जो नहीं है वो कितने, 30 हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 44, क्या कहा है, हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदा है, ठीक है, 49,553 में खरीदा है। उसने 8,076 का नगद भुगतान कर दिया है, और शेष रकम 37 बराबर किस्तों पर राजी हुआ है।
प्रत्येक किस्त की राशि है। ठीक है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्कूटर कितने का था, 49,553 का था। उसने डाउन पेमेंट की है कितनी है, नगद भुगतान कितने किया, 8,076 का। तो पहले आप 8,076 तो अलग कर दो, जो भी स्कूटर था इतने दे दिए उसने 8,076। अब देखिए 13 में से 6 गया, 4 3 7 बचेगा, 3 ऊपर 4 नीचे, ठीक है 13। अब आपके पास 13 7, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ पे आपके पास 14 आ जाएगा, 14 तो 14 में से 7 गया, 7 आ जाएगा, यहाँ बचा 4 तो ये 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 41,477 रुपये क्या बचे हैं आपके, अभी आपको देना बाकी है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो बाकी है आपके पास, अब इसी में तो आप किस्तें बनाएंगे, ठीक है। तो आपके पास इतना रुपये अभी देना बाकी है, ठीक है, ये बाकी है, ये आपने नगद दिया है, और ये कुल था जितने का भी स्कूटर था, ठीक है। अब जो बाकी है आपके पास, उसी को तो 37 बराबर किस्तों में आप बांटोगे, तो अब कुछ नहीं बटना है, आपका 37 का भाग देना सीधे 41,477 में, तभी तो 37 के जो भी 37 EMI बनेंगे उनका MRP निकल के आ जाएगा, कितनी कितनी की बनी 37, ठीक है। तो चलिए देते हैं, 37 से कम 37, यहाँ कितना होता है 4, यहाँ 44 हो गया, फिर एक बार जाएगा तो 37 से कम 37 हो गया, 14 में से 7 गई 7, तो ये 4 में मतलब 3 में से 3 0 हो गया। अगला क्या आया, 4 उतर चुका है 77। अब देखो 3 35 दूनी 70 होता है, हाँ तो ठीक है 2 बार चला जाएगा ये आराम से। तो 2 7 14 की 4 हासिल लगा 1 2 3 6 1 7, 74 हो गया, 7 में से 4 गया 3 बचा है। अब अगला और आ गया 37, तो देखो 37 से कम 37 पूरा चला गया, ठीक है। तो देखिए 1121 आ रहा है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है 1121। इसलिए देखिए आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर जो 44 था उसमें क्या कहा था, 49,553 में खरीदा था, 8,076 उसने नगद दे दिए, बचे कितने थे 41,470, और उसने कहा था अब इसे 37 बार बराबर किस्तों में बांटेगा, और ये राजी हुआ था इसी बात पे। तो आपने 37 किस्तों में इसको बांट दिया, तो कितने की एक किस्त आई है 1121 रुपये वो अब एक किस्त में देगा। तो ऑप्शन नंबर 3 1121 रुपये सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छा ठीक ठाक सिंपल क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा जा रहा है। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली है, ठीक है, समय 13:15, आप समझ रहे हैं, इस 13:15 को मतलब क्या बोलेंगे आप, 1:15 PM है ये, ठीक है, दोपहर में जो बजता है, ठीक है, ये 13:15 है। शनिवार को बेंगलुरु समय 3:30 पर, देखो पहले किस पे चली है आपको, ये शुक्रवार पे चली है आपकी, शुक्रवार को चली है आपकी 13:15 पे चली है, ठीक है, 13:15 पे चली है, और शुक्रवार पूरा चल के शनिवार को खड़ी हुई है आके आपके पास 7:30 पर बेंगलोर, जहाँ आपको पहुँचना था, ठीक है। तो शुक्रवार को 13:15 पे चली थी, 13:15 पे चली और 7:30 से पहुँच गई, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल यात्रा में देखिए कितना समय लगा, कोई बात नहीं, आइए बताते हैं। देखिए इसे क्या था, 13:15 था, ये 13:15 था। अब हमने आपको बताया था 13:15, 15 भी से 60 बनाने के लिए, मतलब 2 बजाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, आप बताइए कितना जोड़ें इसमें। तो देखिए 60 मिनट का 1 घंटा होता है, पहली बात तो बताया था हमने आपको। इसमें से 15 आप हटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, 45 मिनट। मतलब अब आप ध्यान से देखिएगा, आपने 0 घंटे 45 मिनट इसमें ऐड कर दिए, तो ये कितना बच गया, अब ये 14 बज गया ना, देखिए ध्यान से 14 बज गया है, 14 का मतलब दोपहर का 2 PM है ये, ठीक है, 2 बज गया दोपहर का। हमने आपको क्या बताया था, आप 12 बजे से काउंट कर लो। अगर आप 1 मिनट ये सोचिए, हम आपको बता रहे हैं 2 से आप चाहे 12 गिन लो तो 10 घंटे होते हैं, ठीक है। या एक और अच्छा तरीका बता रहे हैं, 2 है ये, आप इसे मान लो ये 12 बजा है, 12 से रात के 12 घंटे होंगे, और 2 ये था, घटा दो आप, तो ये कितने निकल के आएंगे, 10 घंटे निकल के आएंगे। तो देखो 45 मिनट आपने ये बढ़ाए थे, और 10 घंटे आपने यात्रा और कर ली है। कितना बज गया, रात का 12 बज गया आपका, रात का जब 12 बज गया तो अब क्या लग गया, शनिवार लग गया, शनिवार लग गया, तो शनिवार को अब सुबह 7:30 पे जा रही ना, तो 7 घंटे 30 मिनट और चलेगी 12 बजे से, ठीक है, समझ गए होंगे आप। पहले जोड़ के इसे राउंड फिगर में बना लीजिए, 2 बज गया, अब 2 से आप 12 बजे रात में जोड़िए, तो सीधे सीधे आपको पता चल गया कि 10 घंटे होते हैं। फिर भी आप अगर सोचो तो आप दोपहर के 12 से रात के 12 घंटे हो गए, 2 घंटे और घटा तो 10 घंटे आ गए, 10 घंटे रात के 12, शनिवार स्टार्ट हो गया, सुबह 7:30 पे पहुंच रही, तो 7 घंटे 30 मिनट और चली रात के 12 बजे के बाद से, तो 7 घंटे 30 मिनट आप और ऐड करा दीजिए। कितना आया देखिए, ये 5 4 3 7 और ये 10 7 17, देखिए 17 घंटे 75 मिनट आया है। ये हर बार आपसे देखो 75 मिनट कहता है आपको कन्फ्यूजन के लिए। तो देखिए क्या होता है, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट आप इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो ये 17 घंटे थे, एक 60 मिनट और मिला, 60 मिनट का मतलब क्या है 1 घंटा, तो 17 घंटे का मतलब अब कितने हो गए, ये 18 घंटे हो गए, 60 मिनट ट्रांसफर हो गए यहाँ पे। अब यहाँ बचे कितने हैं, 15 मिनट ही तो बचे होंगे, आप देखो ध्यान से,
60 मिनट थे, 60 मिनट का 1 घंटा, तो हमने 60 यहाँ से हटा दिए, कितने बचे 15। 1 घंटा इधर ट्रांसफर करेंगे तो 17 की जगह कितने हो जाएंगे 18 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 18 घंटे और 15 मिनट आपका आंसर होगा। 18 घंटे 15 मिनट मतलब 45 का ऑप्शन नंबर 4, 18 घंटे 45 मिनट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर किसके है, निम्न में से किसके। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम 15 दिनों में मिनट की संख्या होता है। देखिए 15 दिन थे, ठीक है, हम आपको सीधे सीधे ऐसे समझाइए। मान लो एक दिन था, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं, तो 1 गुणा 24 कर दोगे आप। और 24 घंटे में कितने मिनट, कितने मिनट होंगे, तो 1 मिनट में कितने होते हैं आप ऐसे समझो, 1 मिनट में कितने होंगे, 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं। तो 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट, आप ऐसे जैसे एक एक नियम लगाते हो, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 24 घंटे में कितने होंगे 60 गुणा 24 ही तो होंगे। ठीक है, 60 गुणा 24, और 1 दिन में कहा था तो आप मतलब सीधे सीधे सबका गुणा कराना है। और अगर हमने सेकंड की बात कही है तो जैसे 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, 60 मिनट में कितने से 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो 60 मिनट में 60 गुणा 60 हो गए। ठीक है, कुल मिला के गुणा कराना होता है। तो देखिए अब आप चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या। तो 15 दिन है ये, एक दिन पहले तो हम इसे क्या बनेंगे, ये दिन है, दिन से पहले घंटे बनाएंगे। एक दिन में 24 घंटे, तो 15 दिन में 15 गुणा 24 घंटे। अब एक घंटे तो बन गए हैं, लेकिन क्या बोला है मिनटों की संख्या। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, तो 24 घंटे में 60। तो अब आप सीधे 15 गुणा 24 गुणा 60 कराओगे। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में 1 घंटे में 60 मिनट, तो इन दोनों का गुणा करा दिया तो टोटल मिनट आ गए। और 15 दिन का गुणा करा दिया तो कितना आ गया 15 दिन में टोटल मिनटों की संख्या आ गई है आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, क्या होगा आप देखिए, आप सबसे पहले और तो इसे कुछ कर नहीं सकते, निम्नलिखित में सेकंडों की संख्या, तो हमें गुणा कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 15 आप ऐसे ही रखिए, यहाँ 0, 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14, 14 से 40 आ गया। अब 15 का करा लो तो 0 पहले ऐसे ही आ जाएगा। 15 चौको 60 की 0 हाथ से लगा 6, 15 चौको 60 और 6 66 की 6 हाथ से लगा 6, 15 एकम 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। ठीक है, 15 6 21, मल्टीप्लाई सही है आपका, देख लीजिए एक बार और। 15 छक्का, अब ऐसे दूसरी तरीके से करा लीजिए, 15 छक्का 90, मतलब ये कितना हो गया 900, 900 गुणा 24 करा लीजिए एक बार और। 9 चौको 4 नीम 36, या 9 चौको 36 की 6 हासिल लगा 3, और 9 दूनी 18, 19 20 21, 216 ये हो गया, और डबल 0 ये हो गया, मतलब आपका गुणा सही है। ठीक है, तो आपका क्या निकला है 15 दिनों में मिनटों की संख्या निकल के आई है ये। ठीक है, ये क्या है 15 दिनों में मिनटों की संख्या, 15 दिनों मिनटों की संख्या आ गई आपकी। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब ये क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या बराबर है। अब हम सेकंडों की संख्या निकालते हैं। देखो पहले 8 घंटे था, 8 घंटे। ठीक है, तो 8 घंटे को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मिनट बनाना पड़ेगा। तो 8 घंटे में एक घंटे में 60 मिनट, तो 8 घंटे में इतने कितने हो गए 8 6 48, 480 मिनट हो गए। अब किसकी सेकंड भी बनाने हैं, हमें इसके सेकंड भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने सेकंड बना लिए, डबल 0 पहले लगा लो। 6 48, 48 के 8 से लगा 4, 6 चौको 24 और 4 28, क्या ये बराबर है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो गया। अब देखते हैं 4 घंटे में, 4 घंटे में देखो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 4 गुणा 60, और कितने सेकंड हो गए तो पहले निकाल लेते हैं। 6 चौको 24, 240 क्या हो गए मिनट हो गए। अब सेकंड बनाने तो 60 का और गुणा करना पड़ेगा, तो डबल 0 ऐसे लगा लो। 6 चौको 24 की 4 हाथ से लगा दो, 6 दूनी 12, 13 14, नहीं ये भी गलत है, मतलब 4 घंटे बराबर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब अगला क्या है, अब आपका क्या है 5 घंटे। तो देखो 5 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में 5 गुणा 60, तो 6 पंचे 300 मिनट, फिर 60 सेकंड और होंगे 1 मिनट में, तो 60 का गुणा और कराएंगे, तो 6 त्रिका 18, 18 आ जा, ये भी बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3। अब 4 तो सही होगा ही, देखते हैं कैसे। 6 घंटे मतलब 1 घंटे में 60 मिनट, तो 6 घंटों में 6 गुणा 60, 6 रंग 36, 360 मिनट हो गए हैं। आप सेकंड भी तो बनाने हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 360 मिनट में 360 गुणा 60, 0 0 ऐसे आ गया। 6 रंग 36 की 6 हाथ से लगा 3, 6 त्रिका 18, 19 20 और 21, तो ये आ गया देखिए आपका 21,600। ये क्या है, ये सेकंड है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा था 15 दिनों में मिनटों की संख्या, तो ये निकाल ली हमने। और निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या कह रहा है, तो सबके हमने निकाल के देख लिए। छठे में क्या है ये आ रहा सॉल्व, तो क्या होगा 46 का आपका ऑप्शन नंबर 4, 6 घंटे आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगली तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 47 कह रहा है, संतरे के 45 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के 15 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया गया है। इस मिश्रण में
12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है और शेष बोतलों में भरा जाता है। प्रत्येक बोतल की माप दे दी है तो जूस कितना आता है। तो पहले तुम्हें टोटल जूस पता होना चाहिए कितना ही है। देखिए पहला क्या है, संतरे का जूस है। संतरे का जूस कितना है, 15 लीटर और 200। अब देखो चीज़ आपको और बता दें, 1 लीटर में हमने आपको वो दिन वो सीरीज बताई थी, देखिए मिली, सेंटी, देसी और ये लीटर। ये देखिए लीटर और मिलीलीटर की बात हो रही है। देखिए अगर आप लगाओगे 1 2 3 3 जीरो होंगे, मतलब अगर 1 लीटर में देखोगे तो इधर जाओगे तो गुणा कराओगे तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, और अगर इधर से आओगे तो क्या होगा, भाग कराओगे, इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000, 1/1000। ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो 286 है तो इसे आप लिखोगे, अगर 1/1000 करोगे तो 15.286 लिख सकते हैं ना लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 15.286। या अगर आप पूरा अगर मिलीलीटर बनाना चाहें तो पूरा मिलीलीटर बना लिए तो भी आपका आसान होगा। तो देखिए हमने क्या बताया था, 286 तो मिलीलीटर था, 1 लीटर बराबर 1000, तो 15 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणा 1000। ठीक है, तो आपका सीधे सीधे आप ये भी बना सकते हो कि 15,000 लीटर। तो आप इसे पॉइंट हटा लीजिए, ये मान लीजिए अब 15,286 क्या है, मिलीलीटर लिखा हुआ है। ये संतरा हो गया। अगला क्या है, देखो जूस में गाजर का जूस मिलाया गया है। अब गाजर का जूस मिलाया गया, देखो 19 लीटर, मतलब 19 गुणा 1000 मतलब 19,000 मिलीलीटर और 714 और, तो 19,714 मिलीलीटर ये भी हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक ही में चेंज करना है। यूनिट जो है, जो लीटर या मिलीलीटर, आप किसी भी एक में चेंज करेंगे जिससे आपको सुविधा हो या जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, तो हमने टोटल निकाल लिया कितना होगा, 6 4 10 के जीरो, हासिल लगा 1, 8 1 9 और एक हासिल वाला 10, जीरो हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 के जीरो हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 3। तो देखो कितना आ गया, 35,000 मिलीलीटर आपके पास इकट्ठा हो गया है। 35,000 मिलीलीटर इकट्ठा हो गया। अब देखिए आगे उसने क्या कहा है, इस मिश्रण में से 12 लीटर, इस मिश्रण में से 12 लीटर 750 ml जूस प्रयोग में लाया गया है। मतलब क्या है, इस मिश्रण से 12 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध जो भी था वो उसने निकाल लिया है। ठीक है, 12 लीटर और 700, या 12 लीटर का 12,000 और 750, तो 12,750 निकाल लो, आप इससे माइनस कर लो। 12,750 माइनस करेंगे तो जीरो में से जीरो, यहाँ 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे कितना बचा है अब आपके, 2 बचा, 2 में से गया 1। सही लिखा है क्या, नहीं सही लिखा है, देखो ध्यान से, 5 में से 2, यहाँ पे कितना, इसे 4 था, 4 में से 2 गया 2, यहाँ कितना बचा है, 2 2 बचा है कि 3 में से 3 ही बचेगा, क्यों, 3 का 3 ही तो रहेगा, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ध्यान से, ऐसी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं, आप फिर से देख सकते हो एक बार। जीरो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 था, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2। तो देखिए आपके पास कितना है, 22 लीटर 250 मिलीलीटर या 22,250 पूरा मिलीलीटर जूस है। अब आपके पास इतना बचा है, देखो इसने क्या किया, प्रयोग में ले लिया इतना और शेष को बोतलों में भर गया। अब इसे हमें क्या करना है, इसे तो बोतल में पैक करना है 22,250 मिलीलीटर को। तो क्या करेंगे, अब 250 मिलीलीटर जूस आता है एक बोतल में, तो बोतल के नंबर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, टोटल हमारे पास 22,250 मिलीलीटर जूस था और एक बोतल की माप कितनी है, 250 मिलीलीटर। देखिए सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, इन क्वेश्चनों में यूनिट्स का ध्यान देना है आपको, यूनिट सेम होनी चाहिए। जो भी आप मिलीलीटर ले रहे हो तो मिलीलीटर हो पूरे में, या लीटर हो तो पूरे में लीटर। अगर आपने एक जगह भी ऐसा मिस्टेक करने के लिए गलती कर दी तो बस आपका क्वेश्चन वहीं से गलत हो जाएगा। अभी हमने सबको क्या किया, मिलीलीटर में कराया है, तो मिलीलीटर ही मेरा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या होगा, जीरो में से जीरो काट दिया हमने, 5 से कर लो आप, 5 × 25, इसको काटोगे तो 5 चौको 20, देखो 2 बचा, फिर 22 हो गया, फिर 5 चौको 20, 2 बचा और 5 25 हो गया। ठीक है, अभी फिर से चला जाएगा 5 से जाने के लिए हमने आपको क्या बताया था, लास्ट में 0 हो या 5 हो। 5 से देखो फिर से 5 40 और 5 45, तो कितना आएगा आपका, 89 आ गया भाग करने पे। मतलब 89 बोतलें आप भर सकते हैं इतने जूस से, जो 250 ml की होंगी। तो 89 आंसर आया आपका, देखिए आंसर नंबर 2 दिया है 89। तो 47 का आंसर नंबर क्या होगा, 2 89 होगा। आपने पहले सबको मिलीलीटर में दिया, टोटल निकाला, जो यूज़ कर चुके हैं उससे माइनस कर दिया, जो बचा है उसे 250 ml वाली लीटर बोतलों में भरा गया है, तो जो था उसे 250 वाले लीटर में, 250 ग्राम वाली या 250 मिलीलीटर वाली जूस की बोतल में पैक किया। तो कितनी बोतल आ गई, 89 बोतल आ गई। तो आपका आंसर आ गया है, बोतलों की संख्या बराबर 89 होंगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, आप समझ गए होंगे इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 48। फलों का मूल्य दिया है और आप मतलब फल लेने जा रही हैं, कौन लेने जा रही हैं, रेशमा लेने जा रही हैं फल। ठीक है तो ये रोज वाला ही, आइए देखते हैं। खरबूजा देखिए कितने रुपए किलो है, 18.5 रुपये किलो है, 18 रुपये 50 पैसे। चेरी 72 रुपये किलो है, अंगूर 120 रुपये 60 पैसे और सेब 78 रुपये 40 पैसे में है। ठीक है,
अब देखते हैं क्या रेशमा ने क्या बिल बनाया है, 4.5 किलो खरबूजा लिया है, ठीक है, 4.5 किलो खरबूजा लिया है। तो आप इसे क्या करोगे, दशमलव में ना बना के आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे खरबूजा है, हाँ आप पहले क्या लिखोगे, खरबूजा, खरबूजा आपका 4 सही 1/2 मतलब 4.5 किलो है। तो इसे आप पहले सही बटे में कर लो, 4 दूनी 8 और 1 9 मतलब 9/2 है। 9/2 का मतलब 4.5 होगा, लेकिन आप इसे 4.5 मत करना, 4.5 करोगे तो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, इसे 9/2 रहने दो। अब देखो क्या है 9/2 और 1 किलो खरबूजे का प्राइस कितना है, देखो खरबूजा 18.5 रुपये किलो है, 18.5 मतलब 18.50, और हमें लेना कितना है, हमें लेना कितना है, 9/2 किलो लेना है। अगर आपका 4.5 या 4.5 रखते तो आप 1 किलो में इसका गुणा तो कराते, हमने सीधे इसी का गुणा करा दिया है, ठीक है। अब देखो 2 से काट लो, 2 ने 18, दशमलव जगह दशमलव, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आ गया 9.25 × 9 करा लो, 9 बना 45, 4 9 दूनी 18, 18 4 22 की 2, वहाँ से लगा 2, 9 ने 81, 82, 83। तो खरबूजे आपके कितने आ गए हैं, खरबूजे देखिए आपके कितने रुपए के आ गए हैं, ये खरबूजे आपके आ गए हैं 83 रुपये 25 पैसे के आ गए खरबूजे। अब अगला देखेंगे, खरबूजे का रेट आ गया आपके पास, इसे आप सेव कर लो, ये खरबूजा आपके कितने हुए 43 रुपये। अब अगला क्या है, 1 किलो 200 ग्राम चेरी ली है इन्होंने। अब आप देखो इसे, जैसे इसको आप इससे कर तो सकते हैं जो मैथ है, लेकिन आप इसे आसानी से अगर आप फल लेने या सब्जी लेने जाते हैं बाजार में तो आप इसे अपनी मैथ से जल्दी कर सकते हैं जैसे दुकान वाले करते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। देखो चेरी कितने रुपए किलो थी, चेरी आपकी कितनी थी 72 रुपये किलो थी। चेरी आपने ली कितनी है 1 kg एंड कितनी 200 ग्राम और ली है, ठीक है 1 किलो 200 ग्राम ले लिए। तो सबसे पहले देखो इसे आप सीधे शॉर्टकट बताते हैं, 1 किलो कितने की थी चेरी 72 रुपये की चेरी थी 1 किलो, ठीक है 72 रुपये मतलब 1 किलो तो मिल गई। अब 200 ग्राम अगर देखो 200 ग्राम 1 किलो में कितने होते हैं 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम होते हैं, और 1000 72 की है, तो अगर हमें 200 ग्राम लेना तो अगर कितने का भाग कर दें जिससे 200 ग्राम आ जाए, आप सोचो मतलब 5 भाग होंगे 200 ग्राम के, तभी तो ये 200 ग्राम आएगा। आप देखो ठीक है, तो क्या होगा 200 ग्राम 1 किलो का 1/5 भाग है, ठीक है। नहीं मानते आप, अगर मैथ से सॉल्व करनी है तो कैसे करोगे आप, ये 200 ग्राम था, इसे हमने क्या कहा आपको, इसे हमने किलोग्राम बनाने के लिए कहा, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, तो अब इसमें 1000 से भाग करो क्योंकि छोटा है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दोगे, 2 पंचे 10, देखो आ गया 1/5। तो या तो 1 + 1/5 करते, या हमने 1 किलो ऐसे ले लिया और 72 जो 72 रुपये किलो थी इसका 1/5 और 200 ग्राम था ना ये, इसमें कितना आएगा देखो 5 एकम 5, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौको 20.4, ठीक है। तो 72 रुपये का 1 किलो और 200 ग्राम कितने का आएगा 14.4 रुपये का। तो इसे आप ऐड कराओ, कितने ऐड कराओगे 72, ये था आपका 00 और 14 रुपये 40 पैसे इसके हो गए, 0 4 4 2 6 7 1 8। तो आपका चेरी कितने की आई है 86 रुपये 40 पैसे की आपकी चेरी इकट्ठा हो गई। ये खरबूजा था, ये आपकी चेरी इकट्ठा हो गई। अब देखिए अगला क्या है, चेरी हो गई। उसने अंगूर कितने लिए हैं देखो ध्यान से, 250 ग्राम अंगूर लिए हैं, और अंगूर है कितने रुपए किलो 120 रुपये 60 पैसे, तो 250 ग्राम है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम पहले चेंज कर लेते हैं, अंगूर इसे चेंज करते हैं, 250 ग्राम था आपके पास और 1 किलो में 1000 ग्राम, इसे किलो में चेंज करना है तो आपने 1000 का भाग करा दिया ऐसे, 25 चौको 100, तो कितना आ गया 1/4 किलो आ गया ये, ठीक है। तो अंगूर आपने 250 ग्राम लिया मतलब 1/4 किलो लिया है, ठीक है। अब अंगूर कितने रुपए किलो था 120 रुपये 60 पैसे, तो 120 रुपये 60 पैसे ये और गुणे 1/4 किलो ले लो आप। तो सीधे सीधे क्या करना है आपको, भाग कराना है 4 का, तो काट लो इसे, 4 तियाँ 12, ठीक है 4 तियाँ 12 हो गया, जीरो था जीरो लगा दिया, दशमलव लगा दिया, 4 एकम 4 लगा दिया, 4 पंचे 20, मतलब अंगूर कितने के हो गए 30 रुपये 15 पैसे के हो गए। ये आपके क्या हैं अंगूर हैं, अंगूर कितने के हो गए हैं 30 रुपये 15 पैसे। आप आराम से निकाल सकते हैं, 1/4 किलो लिया है 250 ग्राम का मतलब 1/4, और अंगूर 120 रुपये 60 पैसा में आपको 120 रुपये 60 पैसे गुणा 1/4 करके, या 4 का आप भाग दे लेना, आपका आंसर एकला एकदम यही आएगा। अब देखिए अगला क्या बचा है, अंगूर हो गया, खरबूजा हो गया, चेरी हो गई। अब बचे आपके सेब। सेब आपने कितने लिए हैं, देखिए एक अंगूर और 1 सही 3/4 किलो सेब खरीदे हैं इसने, 1 सही 3/4, ठीक है। हम यहाँ पे सेब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेब कितने लिए उसने 1 सही 3/4, तो पहले इसे सही बटे में लिखिए, 4 एकम 4, 4 3 7 मतलब 7/4 kg। आ गई बात आपकी, 7/4 kg उसने क्या खरीदे हैं सेब, और सेब की वैल्यू कितनी थी देखो 78 रुपये 40 पैसे, तो आप सीधे सीधे 78 रुपये 40 पैसे और जितने भी सेब खरीदे हैं 7/4 किलो, हमने गुणा करा दिया इसमें सबसे अच्छा, और आप आसानी से जल्दी से गुणा कर लीजिए। देखिए 4 एकम 4 कितना बचा 3 बचा है यहाँ पे, देखिए ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप ऐसे भी करा सकते हो, सीधे सीधे जैसे आप करा सकते हो 78.40 ऐसे किया, देखो 4 एकम 4 बचा 3,
और 4 निमा 36 9 बार जाएगा, 4 निम 36, 8 में से 6 गया, कितना बचेगा 2, दशमलव लगाया, जीरो या दशमलव जैसे यहाँ आएगा वैसे दशमलव यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 24 हो गया। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 6 कितना होता है 24, खत्म हो गया। ये जीरो इसका आया ये वाला, तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए क्या आया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसको 4 से काटने में 19.60 आ जाएगी। ठीक है, 19.60 ये था और गुणे 7, क्योंकि 7 का गुणा कराओगे तो जीरो, 7 6 42 की 2 हासिल लगा 4, 7 निम 63, 64 65 66 67, 67 की 7 हासिल लगा 6, 7 एकम 7 और 7 और 6 13 और 2 अंक बाद दशमलव, तो कितने का हो गया देखो 137 रुपये 20 पैसे की आपके क्या हो गए, सेव हो गए। आप इनको भी बॉक्स में ऐसे बंद कर लोगे। ठीक है, अब आंसर जो होगा आप बॉक्स में चेंज कर लिया। अब 4 ही चीज़ थी और उसने दुकानदार 500 का नोट दिया, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो सबसे पहले तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा ना, उसने कितना लिया है। तो सबसे पहले हम आप टोटल निकालें इसमें। देखिए टोटल क्या होगा, सबसे पहले आप कहीं से भी ऐड करा लीजिए। सबसे पहले हम बड़ा ले लेते हैं, यही 137 यहाँ से लिया हमने, 137 रुपये 20 पैसे। दूसरा है 86 रुपये 40 पैसे। तीसरा है 83 रुपये 25 पैसे और चौथा क्या है 30 रुपये 15 पैसे। सबको हमने क्या किया, ऐड करा लिया। जीरो 5 में 10 की जीरो, हासिल लगा 1 और क्या होगा 4 2 6 7 8 9, 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 7 1 8, 8 6 14 15 16 17 की 7 हासिल लगा 1, 3 1 4, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 3 23 की 3 हासिल लगा 2, 2 और 1 3। आपने देखो 337 रुपये का टोटल सामान लिया है, 337 रुपये का। अब उसने दिया कितने का, देखो 500 का नोट दिया, वापस कितना मिलेगा, तो 500 का नोट ये था 337 रुपये। आप इसे वापस माइनस कर लो, कितने होंगे 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 था, 9 में से 6 चला 9 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ कितना था 4, 4 में से 3 गया 1, 163 रुपये। देखिए दिख रहा है कहीं आपको 163 रुपये, देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें से आपका क्या होगा 163 रुपये जो भी आपका दिया हुआ है, इसमें इनको रेशमा को 500 के नोट में कितना रुपये वापस मिलेगा 163 रुपये, ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसे आप ध्यान से करिए क्योंकि दशमलव दिया है, तो आपका कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने आपको बताया था इसे सही बटे में ना करके आप इसे दशमलव में ना करके आप इसे सही बटे में पहले करिएगा और फिर काटने के बाद ही गुणा कराइएगा एक बार में। ठीक है, तो इससे आपका ये आंसर आ गया तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साबुन की एक टिकिया का आकार जो है वो 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर दिया है। देखिए सबसे पहले इन सब क्वेश्चनों में क्या होगा, सबसे पहले आपको यही देखना है कि ये जो यूनिट्स थी ना, ये सीएम है, ये सीएम है, ये सीएम है। हाँ ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको यूनिट्स ही देखनी है, यूनिट्स एकदम सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पे आएगा आपको कि आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे अगले देखेंगे क्या, जैसे कि इसमें सेंटीमीटर दिया है, इसमें मीटर दिया और ये मीटर दिया है। तो या तो आप देखो पूरे क्वेश्चन में जैसे भी आपको जो सॉल्व करने में जो आपको आसान लगे आप वो करना, लेकिन यूनिट्स क्या करना, सबसे पहले यूनिट्स को एक सेम यूनिट बनाना कोई भी। तो देखिए सेंटीमीटर ज़्यादा है तो हम सेंटीमीटर बना लेंगे सारों को। ठीक है, तो पहले हम साबुन की टिकिया का आकार पूछ रहा है, इसका मतलब आप सीधे क्या करोगे, आकार, घनाभ है, ये घन तो है नहीं। ठीक है, घनाभ है तो घनाभ का आप क्या निकाल लोगे, सबसे पहले इनका पूरा क्षेत्रफल की कितना स्थान घेरेंगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या होता है, इनका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। साबुन की टिकिया आपने देखी है, साबुन की टिकिया कुछ ऐसी तो होती है। ठीक है, इतनी बड़ी साबुन टिकिया होगी तो इसमें देखो लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी और तिरछी यहाँ से ऊंचाई होती है। ठीक है, तो 3 चीज़ें होंगी। तो आप पहले एक साबुन का आप क्या निकालोगे, एक साबुन कितना जगह घेरेगी तो क्षेत्रफल निकालो इसे आप। तो कितना होगा 7 गुणा 5 गुणा 2.5। ठीक है, सारे सेंटीमीटर में है, एक बार फिर से देख लीजिए, हाँ सेंटीमीटर में है। 7 पन्ना 35 कर लो, 7 पन्ना 35 गुणा 2.5। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना 2.5 तो गुणा करा लो, या एक इसका अच्छा सा ऑप्शन और होगा, लेकिन बाद में दशमलव में ही आ जाएगा। इससे अच्छा आप क्या करो, गुणा करा लो, 35 गुणा 25 करा लो, 55 25 5 हासिल लगा 2, 5 3 15 2 17, 2 पंचे 10 की जीरो, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 5 7 7 1 8। कितना आया आपका, देखो 875 आया, एक अंक के बाद दशमलव लगाना था, तो कितना हो गया 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा इसका, ये तो आंसर आ गया है 87.5। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है। अब इसने क्या कहा, 2 पेटियों में 2 पेटियां हैं और जिसकी आंतरिक नाप इसने दी है, कितनी दी है 56 मतलब 56 सेंटीमीटर इंटू 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या दिया है,
एक ये जो पेटी देखिए, सबसे पहले यहाँ देख लीजिएगा आपका क्या है, 2 पेटियाँ दी हैं और ये दिया किसका है, एक ही पेटी का तो दिया है। ठीक है, तो आप पहले एक पेटी का टोटल निकाल लोगे कितना आता है। एक पेटी का आपने निकाला 56 गुणे 0.4 मीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो 0.4 गुणे 100 करोगे तो क्या आएगा, 400 आएगा। 1.5 तो 40 आएगा, ये 40 हो गया। और अगला 0.25 तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, चेंज करने के बाद। ठीक है, 0.25 मीटर दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.25 इंटू 100 करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप करोगे 25 चौको 100, ये हो गया, एक जीरो और लगा था, ये 56 था, ये कितना आ गया 56,000। 56,000 क्या आया इसका, एक डिब्बे का आया टोटल जितना भी आएगा इसमें। ठीक है, 56,000। और इसने क्या कहा था, ये तो एक ही पेटी का है ना, उसने 2 पेटी लेने के लिए कहा था, 2 पेटी आप ऐसे कर लोगे, ये टोटल आ गया। अब देखिए सबसे अच्छा यही है, इस 2 पेटी के क्षेत्रफल में आप इससे क्या करोगे, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे आपका जो भी था ये हम कहते हैं पूरा आ गया, 2 पेटी का पूरा क्षेत्रफल आ गया आपका, और एक साबुन का ये, तो कितने साबुन आएंगे, आप भाग ही तो करने का बचा, टोटल में भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे तो आप निकाल ही सकते हैं। हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं जिसमें आपको बहुत कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहली बात देखो क्या करना, ऊपर हमें क्या रखना होता है, ऊपर ही हमने इसलिए बताया आपको कि अब हम आपको शॉर्ट बता सकें। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ऊपर हमें क्या रखना है, जो पेटी में जितनी भी टोटल स्पेस है वो। तो सबसे पहले देखो पेटी में कितना स्पेस है, 2 पेटी थी तो हमने 2 का गुणा करा लिया। ठीक है, अब देखिए पेटी की जो भी लंबाई चौड़ाई थी वो लिख लीजिए, 56 और 0.4 मीटर था तो मतलब 40 सेंटीमीटर, और 0.25 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर। ये देखिए 2 गुणा 56 गुणा 40 गुणा 25, ये जो लिखा है हमने, ये क्या है, ये पेटी का ही तो क्षेत्रफल है, और 2 पेटी का क्षेत्रफल हमने सीधे निकाल लिया। अब अपॉन एक टिकिया का कितना है, 7 गुणे 5 गुणे 2.5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, कुछ हमने किया नहीं अभी एक भी बार, लेकिन ये क्या है, ऊपर है पेटी का क्षेत्रफल और नीचे क्या है, साबुन का क्षेत्रफल, और यही तो हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये पेटी का क्षेत्रफल निकाला है और ये साबुन का निकाला, अब इसी से डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले क्यों इतनी कैलकुलेशन करें, टाइम बर्बाद करें, हम सीधे यही करेंगे। ये हमने ऊपर पेटी का लिख दिया और नीचे किसका लिख दिया, साबुन का लिख दिया। अब डिवाइड ही तो कराना है तो डिवाइड करा लीजिए। ये देखिए एक दशमलव लगा, दशमलव हटाया हमने, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, 25 में से 25 पूरा चला गया, 7 8 56 हो गया, 5 8 40 हो गया। ठीक है, देखिए बचा कितना है, 2 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 10, यही तो बचा है। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते, छोटा है, 2 8 8 64 640 गुणे 10, 2 का करा लीजिए, 0 2 चौको 8 और 6 दूनी 12, कितना आया आपका 1280 आया है। ठीक है, 1280 देखिए कैसे आया, 8 8 64, ये सॉरी 10 का हमने गुणा ज़्यादा करा लिया। ठीक है, ये 10 का गुणा कराया था, 8 8 64 और 10 यहाँ से हो गया तो 640 हो गया, और 640 गुणा 2 कितना होगा, 1280 हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर देखिए 4 आ गया। देखिए इसमें आपको बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, और हुई भी तो क्या हुई, एकदम छोटी सी नाम मात्र की कैलकुलेशन हुई। और इसमें क्या है, आपको काफ़ी टाइम लगेगा और गुणा भाग कराएंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे अच्छा इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जितना पेटी का क्षेत्रफल है वो निकाल लिया, 2 पेटी थी तो 2 पेटी का गुणा करा दिया, और नीचे एक साबुन का लिख दिया, और साबुन करा के सीधे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे यहीं काट के सीधे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार आपका 1280 आंसर आया है इसका, जो ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 1280 आपका सही आंसर है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। सबसे पहली बात क्या बोली उसने, आयत है, तो आप पहले आयत एक बना लो, एक आयत आप फॉर्म करो। आपने एक आयत बनाया है ऐसे, ये आयत है हमारा। उसने क्या बोला, आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई का, देखिए आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। तो हमने चौड़ाई मान ली 1 मिनट ली x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे होंगे आप, क्योंकि क्या बोला उसने, आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुना है, चौड़ाई का 3 गुना, तो चौड़ाई हमने मान ली x, ये हमने चौड़ाई मानी x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, 3x हो जाएगी। ठीक है, अगला चलते हैं। उसकी चौड़ाई जो है, इसकी जो चौड़ाई है एक वर्ग की भुजा का आधा है, एक वर्ग भी है इसमें। ठीक है, जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा का आधा है। अगर हम इसकी 2x लेते हैं, देखो 1 मिनट लिए, ठीक है, तो इसकी आधी है, मतलब वेरीफाई हो रही है। देखिए आपने फिर से क्या कहा, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, चौड़ाई का 3 गुना है, हाँ ठीक है। फिर क्या कहा है, उसकी जो चौड़ाई है एक वर्ग की भुजा का आधा है, एक वर्ग की भुजा का आधा है। तो अगर हमने पहले इससे क्वेश्चन सॉल्व किया तो ये डबल होगी, अगर इससे आधी तो क्या बोल रहा है, देखो एक उसकी चौड़ाई, जो आयत की चौड़ाई है वर्ग की भुजा की आधी है, तो वर्ग की भुजा हमने क्या मानी है फिर 2x, क्योंकि आधी, तब 2x का आधा करोगे तभी तो x आएगा। ठीक है, और जिसका परिमाप देखो, वर्ग का परिमाप दे दिया इसने 72 सेंटीमीटर, तो इसका क्या होता है परिमाप, 4 गुणा भुजा होता है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, ये वर्ग है
वर्ग का परिमाप कितना होगा 4 गुणे भुजा, तो आपने क्या किया 4 गुणे और भुजा कितनी मेरी 2x तो है, ठीक है। देखिए कितना आया 4 दूनी 8x आ गया, और वर्ग का परिमाप दिया देखो 72, तो x के साथ ये 8 गुणे में था, यहाँ चला जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 8 ने 72, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ गई। किसकी x की वैल्यू आई है 9, आप ध्यान रखिएगा x की वैल्यू 9, तो इससे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18 वर्ग की भुजा होगी, आयत की चौड़ाई 9 होगी और 9 3 27, 27 क्या होगी आयत की लंबाई। समझ आ गया वो क्वेश्चन आपको, ठीक है। हमने वर्ग की परिमाप निकाला, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, मतलब भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा एक ही होती है, 2 2 2 2 मतलब 8x और 72 था, इसने 72 सेंटीमीटर दिया था, तो एक हमारी भुजा कितनी आ गई है वर्ग की भुजा 18 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई 27 सेंटीमीटर, ठीक। अब हम ऑप्शन देखते हैं क्या है। देखिए आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, तो परिमाप देखिए आयत वर्ग का परिमाप कितना निकाला हमने 72, क्योंकि दिया था, इसका ही परिमाप निकाल लेते हैं। इसका परिमाप क्या होगा 2l + b, या सबका गुणा सबका ऐड करा लो। देखिए 27 और 9 कितना होगा 27 और 9 आपका 26 होता है, ठीक है। देखो एक बार सॉरी 36 27 और 9 9 6 9 7 16 की 6 से लगाए 2 9 36 और 36 गुणे 2 मतलब ये आपका कितना हुआ, ये तो एक ही बार है ना, यहाँ भी तो प्लस कराओगे, तो 27 + 27 9 + 9 तो 27 और 9 36, 2 बार और, तो 36 दूनी कितना होता है 72 होता है। तो परिमाप देखो दोनों का तो समान है। देखो उसने क्या बोला है, तब आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, नहीं ये तो गलत है, ठीक है। अगला क्या है, आयत वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल क्या है बराबर है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका 27 गुणे 9, 9 7 63 3 हाथ से लगा 6 9 दूनी 18 18 और 6 24 244 इसका होगा, और इसका तो स्क्वायर ही होगा 9 में 81, क्या ये दोनों बराबर हैं 244 81, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा क्या है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, आयत का क्षेत्रफल जो है, आयत का क्षेत्रफल कितना है 243 और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 81, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, हाँ ये बात तो सही बोल रहा है, ठीक है। अब अगला क्या दिया हुआ देख लेते हैं, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, परिमाप दोनों के बराबर हैं, बात एकदम सही है, देखो ध्यान से, बात आपका परिमाप कितना था ये 72 है और ये क्या है 81 है ना, ठीक है। तो अब देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, ठीक है। परिमाप, अब देखिए आपको दोनों क्वेश्चन सही मिल गए, क्योंकि परिमाप तो हम चेक कर चुके हैं, देखिए 72 इसका परिमाप था 72 इसका परिमाप था, तो ये तो एकदम सही है फिलहाल। तीसरे में फिर हमने क्या गलती की है, तो तीसरा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तीसरा भी तो सही है, आयत का क्षेत्रफल जो हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए क्या कहा था, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, आयत का क्षेत्रफल, तीसरा क्या है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो 27 गुणा 9 तो करा लिया हमने, कितना आया 243। अब ये गलती क्या कर दी हम लोगों ने, ये x की वैल्यू थी 9, तो ये इसका कितना है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 18 गुणे 18 होगा ना, सॉरी 9 की ना कि 9 गुणे 9, तो 18 गुणे 18 करेंगे कितना आएगा, 18 8 144 होता है, 144 4 हाथ से लगा 14, 18 एकम 18, 18 और 14 कितना होगा 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1 2 1 3, देखो ये 324 है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ये वर्ग का क्षेत्रफल है और ये आयत का क्षेत्रफल है, ये आयत का क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है क्या, आयत का क्षेत्रफल ये वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, आयत का अधिक है कि वर्ग का अधिक है, वर्ग का अधिक है, इसने बोला है आयत का क्षेत्रफल अधिक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, ये मिस्टेक से पहली बार ये गलती हो गई थी, ठीक है। तो बचा क्या था चौथा, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, हमने आपको बता दिया परिमाप निकाल के, इसलिए आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर होंगे, यही ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं मतलब हमें गलत ढूंढना है, ऑप्शन नहीं दिए तो सबका देखते हैं। देख क्या दिया, किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 45, चौड़ाई कितनी है 15 और ऊंचाई कितनी है 40, लंबाई गुणे चौड़ाई अगर घनाभ में निकालेंगे तो क्या होगा आयतन, जैसे आपने भी अच्छा उसमें हमने थोड़ा गलती बोली, क्या जो आपने अभी साबुन वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें क्या है, साबुन की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दी है ना, तो वो आयतन ही तो होगा, ठीक है। और इसमें भी यही दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर चौड़ाई 15 और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी क्या भुजा कितनी है, देखो आप सबसे बड़ी बात देखो फिर से आ गई, क्या ये मीटर है ये सारे सेंटीमीटर में है, तो आपको एक ही में देखना होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं बराबर है कि नहीं, 45 गुणे 15 चौको 60 600 हो गया,
अब यहाँ कराएंगे क्या, 6 पंचे 30, हाथ से लगा 3, 6 चौको 24, 25 26 27 और 2 जीरो आपके ये 600 वाले। ठीक है, 15 चौको पहले हमने करा ली, 15 चौको 60, एक जीरो 600 हो गया, फिर 6 से करा लिए, 6 पंचे 30, हाथ से लगा 3, 6 चौको 24, 25 26 27, कितना आ गया आपका 27,000 आया क्या, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका घनाभ का आयतन। अब हमें निकालना है घन का आयतन जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। 0.3 मीटर तो आपने बताया था हमने 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 3 अगर हमने कहा 0.3 दिया है, 0.3 तो 0.3 गुणे 100 होगा, तो कितना आएगा ये 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या है इसकी भुजा, इसका आयतन क्या होगा, मीटर क्यूब होता है ना, घन का आयतन मीटर क्यूब, तो इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन कितना हो जाएगा 30 गुणे 30 गुणे 30, 3 त्रिका 9, 9 तियां 27। ठीक है, 27 और फिर ये आपके क्या होंगे 3 जीरो हो जाएंगे, 3 त्रिका 9 तियां 27। तो देखो ये तो ये भी 27,000 था और ये भी 27,000 का, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही है। तो भाई मतलब उसने पूछा गलत है तो ये तो सही हो गया। 10 का शतांश, शतांश का मतलब होता है 100, 10 बटे जो भी नंबर दिया हो शतांश पूछे तो बटे 100 कर देना आप, बटे 100 करोगे तो क्या होगा, तो ये जीरो से एक जीरो उड़ जाएगा, 10 का भाग करोगे तो 0.1 ही आएगा, तो मतलब ये भी सही है। ठीक है, अब तीसरा देखते क्या है, 55 लीटर और 55 मिलीलीटर इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो हमने आपको क्या बताया था, 1 लीटर बराबर, अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था 1 लीटर बराबर कितना था, 1000 ml था, 1000 मिलीलीटर था। अगर आप इसे उल्टा करेंगे, मिलीलीटर को अगर हम कहते हैं लीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे आप, उल्टा करेंगे 1/1000। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या क्या है, 55 लीटर तो सीधे सीधे है, 55 मिलीलीटर था और हमने इस पर 1000 का डिवाइड करा दिया, तो देखिए क्या आ जाएगा 0.055 आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम इसे लिखते हैं 55 लीटर तो क्या लिखेंगे इससे सही, 55.055 लिखेंगे, ना कि 55.55। तो अभी तो आपका ये निकल के आया क्योंकि ये गलत है। ठीक है, तो अभी ऑप्शन नंबर 3। चौथा देखते क्या है, 2005 ग्राम, 2005 ग्राम था, यहाँ देखिए 2005 ग्राम था, इसे किलोग्राम में करेंगे तो 1000 का क्या करेंगे हम डिवाइड करा देंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो 1000 में 3 जीरो के बाद दशमलव लगा लीजिए, बस 2.005 kg हो जाएगा। तो 2.005 kg दिया, मतलब ये भी सही है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 ही तो बचा। इसे सॉल्व करके बताया, इसे क्या लिखेंगे 55.055 लिखेंगे, इसने उल्टा लिखा है, इसलिए क्या होगा 51 का ऑप्शन नंबर 3 जो है 55 लीटर 55 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 55.55 लीटर, ऑप्शन गलत है, इसका यही आपका सही आंसर है 51 का तीसरा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए क्या बोल रहा है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकी या 2 अंकी संख्या से गुणा कराने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। कौन सी पूर्व जानकारी, जैसे मतलब क्या, अगर आपको 45 गुणे 5 कराना है या 45 गुणे 55 कराना है तो सबसे पहले आपको क्या कराना होगा, जैसे हमने कराना है तो क्या कराना है 45 और 55 को अगर हमें करना है तो क्या करेंगे हम 50 + 5 कर लेंगे, फिर एक बार 50 का मतलब 5 करा देंगे, एक बार इसमें 5 करा देंगे, इसमें जीरो तो लगाना है। ठीक है, देखिए क्या है, गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, हाँ हमने आपको बताया था गुणन का क्रम विनिमय नियम। गुणन के क्रम विनिमय नियम में 2 नियम थे, आप 5 गुणे 4 करो या 4 गुणे 5 करो, और दूसरा क्या था, एक योग का क्रम विनिमय नियम था। तो क्या है, हम इसमें क्या, देखो हमने प्लस का साइन भी तो लगाया है, तो ये एक खाली गुणन के क्रम विनिमय नियम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हटा दीजिए। दूसरा क्या है, गुणन योग पर वितरण के रूप में, देखो गुणन योग के वितरण के रूप में, यही तो हमने किया, देखिए गुणन और योग के वितरण का रूप तो दिखाया है हमने आपको इसमें, गुणन और योग का वितरण रूप। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 अभी सही हो सकता है, पर तीसरा देखते हैं क्या है, गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में, नहीं बटे अटे का कोई इसमें यूज नहीं है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। योग का क्रम विनिमय गुण, नहीं योग का क्रम विनिमय गुण तो सिर्फ यही है 50 + 5, गुणा नहीं है, ये गुण लिखा है खाली, ठीक है गुणा नहीं है, इसलिए हमें गुणन, और ये आपका चौथा तो गलत ही हो जाएगा। तो आपका बचा क्या, दूसरा गुणन योग पर वितरण के रूप में, तो इसलिए 52 का ऑप्शन नंबर 2 भी आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। मतलब गणित में फेल हो गए या आपको समझ नहीं आ रही तो उसे क्या एक कारण नहीं माना सकता है। प्रतीकात्मक संकेत, गणित पूरी प्रतीकात्मक संकेत, जैसे 5 इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे, संकेत ही तो है, नहीं माना जा सकता, मतलब ये तो सही है। गणित की संरचना, गणित की संरचना लाखों वैज्ञानिक लगे हुए हैं संरचना को सरल बनाने के लिए कि सबको समझ आए। ठीक है, तो ये इसको भी हम नहीं बोल सकते, ये भी सही है। एक लैंगिक भेद है, लैंगिक भेद तो देखा हुआ है, क्या है लैंगिक भेद है। और फिर देख लेते हैं आगे क्या, चौथा कक्षा कक्ष के अनुभव,
कक्षा कक्ष का अनुभव, देखिए क्या है, अगर कक्षा में 40 छात्र हैं और 40 में अगर 35 को समझ में आ रहा है तो इसका मतलब अधिगम तो सही है, टीचर भी सही है, कुछ ना कुछ बच्चे में मिस्टेक है, या तो वो मक्कारी कर रहा है, या तो समझना नहीं चाहता है, या तो उसके दिमाग में कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए आगे होगा क्या, निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है, 1 मिनट लिए। प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, फिर आ रहा है कि आपका लैंगिक भेद है। ठीक है, आप किसे कारण नहीं मानोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़के हो तो आपको आएगी, लड़की है तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों लोगों को आराम से समझ में आ सकती है। ठीक है, मैं इसमें इसलिए आपका क्या होगा, लैंगिक भेद ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जिसे नहीं मान सकते हैं आप, लैंगिक भेद। जैसे प्रतीकात्मक संकेत है, जैसे आपने देखी होगी एक पुरानी मूवी थी तारे ज़मीं पर, उसमें 5 × 4 लिखा होता है, तो क्या करता है, 5 होता है यहाँ पे घूम रहा होता है, 4 घूम रहा होता है, इन दोनों को लड़ा देता है तो 4 तो खत्म हो जाता है, आंसर उसका क्या आ जाता है, 5। तो ये प्रतीकात्मक ही संकेत तो हैं, जिसे हो सकता है उससे दिक्कत हो रही हो। गणित की संरचना, मान लो उसके अनुरूप ना हो या उसे ना समझ में आ रही हो। कक्षा कक्ष के अनुभव नहीं समझ में आ रहा, जैसे जो 35 में जो 5 बचे वो। तो लैंगिक भेद, लैंगिक भेद में इससे कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए आपका 53 का जो एक कारण है, इसे हम लैंगिक भेद को कारण नहीं मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम 53 का ऑप्शन नंबर 3 सही करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। दशमलव संख्याएं हैं, मोती और माला, मोती और माला से दशमलव नहीं बता सकते हैं। ग्राफ पेपर, हाँ इससे बता सकते हैं आप, पर आगे देखते हैं। गिनतारा, इसके भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं आप। जियो बोर्ड से भी नहीं बता सकते हैं आप। तो बचा क्या, ग्राफ पेपर। क्यों, ग्राफ पेपर पे एक इतना बड़ा बॉक्स होता है, ठीक है, वो जो एक बॉक्स है उस पर भी क्या होते हैं, एमएम में टूटे होते हैं 10 बॉक्स, इनमें भी हल्की हल्की लाइनें ऐसी ऐसी बनी होती हैं सारी। ठीक है, तो आप मतलब दशमलव वाला भी इससे सॉल्व करके बता सकते हैं। तो इसमें क्या दिया, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को अगर वो पढ़ाना है आपको, तो आप उसे ग्राफ पेपर से आप आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, जिस पे बनाने के लिए है ये, तो आपका क्या होगा, 54 का आंसर नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि 2 संख्याओं के गुणन से प्राप्त सदैव संख्या दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है, मतलब अगर उसने क्या कहा है, गुणन से प्राप्त 2 संख्याएं, से 4 या 3 या 4 2 भी ले ली, गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्या से बड़ी होगी, 4 3 12, सोचते हैं ऐसा हो। ठीक है, तो आप ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ये सदैव सत्य नहीं होता है। जैसे सत्य क्यों नहीं होता, अगर जैसे 3 गुणे हमने अगर 1/4 कर लिया मान लीजिए, तो ये तो 3/4 आ गया, ये दिखेगा नहीं, बड़े छोटे की बात ही नहीं, यहाँ से उसको समझ में नहीं आएगा कि बड़ा क्या छोटा क्या। ठीक है, चलते देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला क्या है, इसे संख्याओं के बार बार योग द्वारा प्रदर्शित करेंगे। बार बार आप रिपीट करेंगे तो फिर रट्टा वाली बात हो गई ना, तो आप क्या करोगे, इसे तो हटा ही दोगे। ठीक है, हटा दो। अगला क्या है, 2 दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि। कलन विधि आप देखोगे, कलन विधि क्या है, कलन विधि प्राथमिक में आप अभी इतने अच्छे से यूज़ नहीं करा पाएंगे उन्हें, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे। ये सही है। ग्रिड पेपर आप जानते हैं, मतलब ऐसे ही जैसे ग्राफ पेपर होता है ऐसे ग्रिड पेपर होता है। वो क्या होगा, इसमें ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं और ऐसे ऐसे बड़े बड़े बॉक्स बने होंगे, और इसमें ऐसे ये सब ऐसे 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 मतलब एक बॉक्स बना होगा। ठीक है, उस पर क्या है, ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन पर। तो आप ग्रिड पेपर ऐसे, ये यहाँ से मान लीजिए 7 ये था और यहाँ पे 3 ये था ऐसे, तो 7 3 21, तो मतलब आप 7 ये 3 ये सारे खाने भर देंगे तो पूरे 21 खाने भर जाएंगे ना, क्योंकि 7 आपने ऐसे लिए तो 3 ऐसे लिए तो 7 3 21। तो आप ग्रिड पेपर से तो इसे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, यह सदैव सत्य नहीं होता है। आप देखो सत्य नहीं होता कैसे, ग्रिड पेपर से बताया आपने। ठीक है, ग्रिड पेपर से आप आसानी से उन्हें समझा सकते हैं। देखिए क्या क्या सब कुछ इसमें दिख रहा होगा। अगला क्या, चौथा, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि, नो। ठीक है, अगला क्या होगा, अब देखो इसे आप प्रदर्शित कैसे करेंगे, यह सदैव सत्य नहीं होगा। इसे प्रदर्शित सबसे अच्छा माध्यम क्या है प्रदर्शित करने का, ग्रिड पेपर ही है। इसलिए क्या होगा, 55 का ऑप्शन नंबर 3, ग्रिड पेपर पर 2 दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करेंगे। 55 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले में। अगले में देखिए क्या क्वेश्चन नंबर अगला है 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप की या माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, हमें माप बताना है उन्हें। ठीक है, माप में देखिए क्या होगा, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करेंगे। बात आपकी थोड़ी सी सही है, यहाँ पे देखते हैं, अभी बता देंगे आपको क्या है। केवल अप्रमाणिक मापों का नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्रमाण तो देना ही पड़ेगा ना बच्चों को। तीसरा क्या है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए।
नहीं, ऐसा भी नहीं है, देख लेते हैं पर अभी आगे क्या होगा। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद, अप्रमाणिक मापों का प्रयोग, अप्रमाणिक मतलब गलत चीज़ें पहले बताओ बाद में सही, उपयोग प्राथमिक प्रमाणिक मापों के बाद, मतलब पहले सही बताइए फिर गलत बता रहे हो, तो नहीं ये आपका नहीं होगा। ठीक है, जब आप कोई नई चीज़ बता रहे होंगे तो पहले भले गलत बताएं फिर उसमें सही बता देंगे, नहीं सही ये होती है, और सही बताने के बाद गलत नहीं बताई जा सकती। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या होगा आपके, दूसरा और चौथा तो खत्म हो गया, बचा पहला और तीसरा है। पहले में देखिए क्या, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, ये भी ठीक है। तीसरा क्या है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप क्या इसमें तीसरा हटा लेंगे, क्यों हटा लेंगे हम बता रहे हैं। जैसे आप कोई नई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आपने पहले कोई भी चीज़ ऐसी बताई जो आपने, जो बच्चों ने जो बच्चे जानते तो हैं पर गलत जानते हैं, तो क्या होगी, अप्रमाणिक हुई, उसका कोई प्रमाण तो है नहीं। जैसे जो क्षेत्रीय चीज़ें होती हैं वो अप्रमाणिक होंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने पहले ये चीज़ बताई और इससे डिनोट करके प्रमाणिक चीज़ बता दी, तो बच्चों को लगा ये तो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये सही होता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या कहा, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद में करना चाहिए। पहले आपने अप्रमाणिक से प्रमाणिक, और इसमें क्या था, अप्रमाणिक मापों का उपयोग ही नहीं करना चाहिए ना, ऐसा नहीं। जो आपको चीज़ पता है भले वो गलत पता है, हम उससे गलत सो आपको बताएंगे कि नहीं ये गलत थी और ये सही थी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, 56 का ऑप्शन नंबर 1 प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, सही होगा। ठीक है, 56 का 1 नंबर। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए, अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। मूल्यांकन योजना है, ठीक है, देखते हैं पहले क्या है। पहले आप क्या करोगे, सर्वेक्षण करोगे, परियोजना बनाओगे, फिर जाँच सूची बनाओगे। पहले सर्वेक्षण किया, मतलब आप कहीं गए देखा आपने क्या था, परियोजना बनाई फिर कैसे किया जाती है, फिर जाँच सूची, नहीं तो थोड़ा सा ये गड़बड़ है, कन्फ्यूजिंग वाला है ऐसे। दूसरा देखते हैं क्या, क्षेत्रीय भ्रमण है और फिर मौखिक परीक्षा है, फिर जांच सूची है। हाँ ठीक है, ये कुछ सही लग रहा है अभी आपको। ठीक है, तीसरा क्या, क्षेत्रीय भ्रमण किया, फिर सर्वेक्षण किया और परियोजना बनाई, लेकिन रिजल्ट कुछ नो, तीसरा नहीं होगा। चौथा क्या है, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा और ड्रिल कार्यपरक। ड्रिल कार्यपरक नहीं, इसके लिए तो होगा ही नहीं। तो अभी आपके पास क्या बचा, पहला और दूसरा बचा है। तो आपने देखो क्या है, गणित का संबंध बनाना है ना, तो विकास करने के लिए निम्नलिखित किस मूल्यांकन योजना, मूल्यांकन योजना जैसे क्या है, बच्चा है आपका, ठीक है, आप उसे क्या करेंगे, पहले क्षेत्रीय भ्रमण आपने कराया उसे, ठीक है, आप जाके क्षेत्रीय भ्रमण मतलब क्षेत्र करा सकते हैं। दूसरा क्या, मौखिक परीक्षा ली फिर आपने उससे कि आप क्या क्या देख के आए हो, फिर जांच सूची बनाई कि उसने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया। और सर्वेक्षण क्या होगा, सर्वेक्षण में तो खुद ही चेक करने गया, फिर परियोजना बनाएगा उसकी, नहीं पहले परियोजना बनाइए तो फिर सर्वेक्षण करें। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा आपका, आप बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा लेंगे, आप ऑप्शन नंबर 1 ले लें या ऑप्शन नंबर 2 ले लें। नहीं, जैसे क्या एक बार और देख लीजिए, सर्वेक्षण है, परियोजना और फिर जांच सूची है। सर्वेक्षण जैसे टीचिंग लगती है तो हम लोग विद्यालय में क्या करते हैं, सर्वेक्षण करने जाते हैं। फिर परियोजना, परियोजना का मतलब जो आपने TLM बनाया, और जांच सूची कि आपने देखा क्या क्या था क्या क्या नहीं था। ठीक है, TLM में देखा होगा आपने, परियोजना फिर बाद में जांच सूची का ऑप्शन भी है उसमें। दूसरा क्या है, क्षेत्रीय भ्रमण था, पहले आप क्षेत्र में घूमने गए, फिर मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा फिर जांच सूची। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जांच सूची। तो ठीक है, आपने मौखिक परीक्षा ले ली तो फिर अब जांच सूची की ज़रूरत क्या है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। सर्वेक्षण करेंगे पहले आप, फिर परियोजना बनाएंगे और फिर जांच सूची बना के देखेंगे किसको कितना आता है क्या नहीं आता। ठीक है, इसलिए 57 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सर्वेक्षण, परियोजना और जाँच सूची। ठीक है, सर्वेक्षण, परियोजना और जाँच सूची 57 का 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, निम्नलिखित में से जो गणित में है, गणित के कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा साधनों के रूप में किया जा सकता है। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा आपका रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है। कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। संख्या चार्ट 1 2 3 4 लिखा है, दृष्टि बाधित है उसे कैसे देखेगा। ठीक है, तो संख्या चार्ट आपका क्या होगा। ठीक है, 1 मिनट लिए क्या है, हम इसे ले तो सकते हैं, हो सकता है हम उसे उभरे हुए अंक लिख दें जिससे वो हाथ लगा के देख सके क्या है। ठीक है, कंप्यूटर, लेकिन जियो बोर्ड आपका इसमें नहीं समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। एक दूसरा क्या, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। ठीक है, गिनतारा 1 1 2 2 सब करता रहेगा और कंप्यूटर है, हाँ ठीक है। दूसरा क्या, तीसरा क्या है, जियो बोर्ड। हाँ, तो ये ऑप्शन हम क्या है, इसे ले सकते हैं इस ऑप्शन को। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। तीसरे में देखिए क्या दिया है, कंप्यूटर और संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। कंप्यूटर तो है, जियो बोर्ड भी ठीक है, संख्या चार्ट आपका फिर से आ गया। देखिए संख्या चार्ट है, संख्या चार्ट अब वो कैसे बताएगा, अगर हम कहते हैं 1 2 अगर उससे नहीं छुपे होंगे तो भी ठीक है, लेकिन 1 2 हम सोच रहे हैं उभरे हुए लिख देंगे तो बता सकता है।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, संख्या चार्ट है तो एक बार ठीक है देख लेने के लिए क्या हो सकता है। चौथा क्या है, टेलर का गिनतारा मतलब अबेकस, उसे आसानी से आप बता सकते हैं। भिन्न का किट से हमें क्या लेना देना, तो चौथा तो सीधे सीधे खत्म हो गया। बचा क्या है, दूसरा और तीसरा बचा है। टेलर का गिनतारा, गिनतारा आप आसानी से यूज़ करा सकते हैं उसे। कंप्यूटर है, ठीक है, देखो कंप्यूटर दोनों में कॉमन है तो कंप्यूटर आप छोड़ दो एक मिनट लिए। अगला देखो क्या है, संख्या चार्ट है इसमें और जियो बोर्ड तो है, दोनों में कॉमन ही है। तो टेलर का गिनतारा ज़्यादा सही है या संख्या चार्ट ज़्यादा सही होगी, आप खुद ही बताइए। तो आपको खुद ही लगेगा टेलर का गिनतारा अबेकस से आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 पे 58 का दूसरा टेलर का गिनतारा कंप्यूटर और जियो बोर्ड पर टिक कर दीजिए, ठीक है। इसलिए 58 का क्वेश्चन आंसर नंबर 2 होगा, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में किसका समुच्चय प्रवीण मतलब सबसे अच्छा होगा। पंक्तिबद्धता, हाँ पंक्तिबद्धता सही है। प्रतिवर्तता, अनुपातिक, देखिए हमने क्या बताया था आपको, कक्षा जो प्राथमिक विद्यालय वहाँ पे अनुपात से रिलेटेड जल्दी कोई भी चीज़ नहीं बताई जाती है, एकदम लास्ट कंडीशन होगी तभी बताई जाएगी, नहीं अनुपात है नहीं प्राइमरी विद्यालय में। तो देखिए अनुपातिक, पहला आप देखिए गलत मार दीजिए, दूसरे में भी अनुपातिक बोला, इसे भी गलत मार दीजिए। तीसरा देखिए इसमें तो सारे गलत ही हो गए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अनुपातिक 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 अनुपात है नहीं। तीसरे में देखिए अनुपातिक नहीं है, सबसे पहले तो ये। पंक्तिबद्धता हाँ सही है, वर्गीकरण सही है, और प्रतिवर्तिता, ठीक है। तो क्या होगा आपका 56 का सीधे सीधे 59 का आपका क्या होगा, आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनुपात नहीं है और इन तीनों में क्या था, अनुपात था, तो अनुपात है नहीं, इसलिए सीधे आप हटा दीजिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा 59 का, ठीक है। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या बोला है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा है, ठीक है, गणना करने के लिए कहा है, जिसमें पेन, रबड़ और शॉर्पनर का संग्रह था। बच्चे के बॉक्स में विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शॉर्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपके, ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्या है, स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। अमूर्तन सिद्धांत तो है पर ये स्थिर क्रम नहीं है। स्थिर क्रम पता थोड़ा ना उसे कि पहले पेंसिल गिननी है रबड़ गिननी है, ठीक है। देखिए अमूर्तन सिद्धांत क्या होता है, अमूर्तन सिद्धांत का मतलब क्या होता है, बच्चा क्या है, अगर आपने जैसे अलग अलग चीज़ें दी तो वो ऐसे नहीं गिनेगा 1 2 3 4 लाइन से 5 6। वो क्या होता है अमूर्तन सिद्धांत में, वो रबड़ को अलग मान रहा है, पेंसिल को अलग और शॉर्पनर को अलग मान रहा है, इसलिए वो रबड़ अलग गिनता है, पेंसिल अलग और शॉर्पनर अलग गिनता है। इसे हम क्या बोलेंगे, अमूर्तन सिद्धांत। अमूर्तन सिद्धांत में चीज़ों को बच्चा अलग अलग गिनता है। थोड़ी अमूर्तन सिद्धांत पर ये स्थिर क्रम नहीं है, इसलिए क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा एक ही संगतता, नहीं बिल्कुल नहीं। तीसरा अमूर्तन सिद्धांत, हाँ है अमूर्तन सिद्धांत, ये ने बताया आपको, तो तीसरा हो सकता है। अब देखिए चौथे में भी क्या है, अमूर्तन तो है, असंगत क्रम सिद्धांत, बात सही है, तो इसलिए क्या होगा, तीसरा ना सही होगा, चौथा सही होगा। क्यों सही होगा, अमूर्तन सिद्धांत हमने आपको बताया कि वो बच्चा क्या है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग काउंट करता है, एक साथ नहीं काउंट करता। दूसरा क्या, असंगत क्रम, पहले रबड़ काउंट करने की, पहले पेंसिल या पहले शॉर्पनर, वो कुछ भी ले सकता है, पहले ये ले सकता है, पहले ये पहले ले सकता है। असंगत क्रम, संगत नहीं लेगा कि नहीं पेंसिल के बाद उसे शॉर्पनर का ही यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए क्या होगा 60 का आपका अमूर्तन आपके बताया हमने, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत आपका ऑप्शन 60 का चौथा सही होगा, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये क्या था, सितंबर आपका 2016 का पेपर था, ठीक है। कल हम आपको फिर से मिलेंगे अगला पेपर लेके जो फरवरी 2016 का होगा, ठीक है। थैंक यू।